हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी पेडागॉजी में जो हमारी चौथी क्लास है, भाषा कौशल के बारे में। किसके बारे में? भाषा कौशल के बारे में। अब यहाँ पे देखो बताया गया है, भाषा के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? भाषा के 3 प्रकार होते हैं। अगर बात की जाए भाषा कौशल कितने होते हैं, तो भाषा कौशल 4 होते हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे चारों के बारे में विस्तृत रूप से। तो भाषा के 3 प्रकार होते हैं। पहली सांकेतिक भाषा, उसके बाद मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो ये 3 प्रकार के भाषा के रूप होते हैं: सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो सांकेतिक भाषा के अंतर्गत क्या होता है? चिन्हों प्रतीकों का यूज करके लैंग्वेज को क्या किया जाता है? समझा जाता है। जैसे कि यहाँ बताया गया है, बच्चा सर्वप्रथम भाषा के इस रूप का प्रयोग अपनी बात समझने में करता है। बालक अपने हाथ को हिला डुलाकर अपनी बात को सांकेतिक भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। तो इसमें क्या होता है? संकेत के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से जो है भाषा का उपयोग किया जाता है। और पहले के टाइम में, प्राचीन समय में क्या थी? भाषा नहीं थी, तो संकेतों के माध्यम से ही संप्रेषण होता था, एक दूसरे से बातचीत होती थी। उसके बाद दूसरा रूप है मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा यही होती है जब, जैसे कि कोई चीज़ बोल के समझना या फिर किसी से बातचीत करना आपस में। एक सांकेतिक भाषा के बाद बच्चा मौखिक अभिव्यक्ति को माध्यम बनाकर अपनी बात सबके सामने रखता है। मौखिक भाषा के अंतर्गत बातचीत, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद आदि प्रक्रियाएं आती हैं। कौन कौन सी? जैसे कि प्रश्नोत्तर करना, एक दूसरे से कन्वर्सेशन करना, बातचीत करना, वाद विवाद करना, भाषण देना। तो ये सारी प्रक्रियाएं आती हैं मौखिक भाषा के अंतर्गत। उसके बाद लिखित भाषा, जिसमें हम लोग लिख के चीज़ों को समझते हैं। जैसे कि मैथ अगर हम पढ़ रहे हैं तो कैसी भाषा होगी? लिख के समझें कि मैथ, जैसे कि मैथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, या फिर जैसे कि फार्मूला याद कर रहे हैं तो हो जाएगी मौखिक भाषा हो जाएगी। मतलब जिसमें लिखा ना जाए, केवल मुंह से बातचीत की जाए तो वो मौखिक भाषा हो जाएगी। जिसमें कोई चीज़ लिख के समझी जाए तो वह लिखित भाषा हो जाएगी। और जब संकेतों का प्रयोग किया जाए तो वह सांकेतिक भाषा हो जाएगी। उसके बाद बढ़ते हम लोग आगे यहाँ पे। अब हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे भाषा कौशल के बारे में। तो भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं? भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के भाषा कौशल होते हैं। और इनको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है: ग्रहणात्मक कौशल और अभिव्यक्तात्मक कौशल। ग्रहणात्मक कौशल वो कौशल होते हैं जिनके द्वारा हम कुछ चीज़ों को अर्जित करते हैं, अपने अंदर समाहित करते हैं चीज़ों को। और अभिव्यक्तात्मक कौशल वो कौशल होते हैं जिनके द्वारा हम किसी को चीज़ें डिलीवर करते हैं, किसी को मतलब चीज़ें देते हैं या फिर व्यक्त करते हैं। अब जैसे कि 4 कौशल कौन कौन से होते हैं? तो सुनना हो गया, सुनना, बोलना, उसके बाद पढ़ना और लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 कौशल होते हैं। अब इनमें से 2 होते हैं ग्रहणात्मक कौशल और 2 होते हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल। अब जैसे कि ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन से इनमें? तो सुनना और पढ़ना। जैसे कि सुनना तो चीज़ें सुन के क्या है, कुछ अपने अंदर ग्रहण किया जाता है, कुछ अर्जित किया जाता है। पढ़कर भी वही हाल है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कोई चीज़ अर्जित हो रही है आपको। अभिव्यक्तात्मक कौशल या फिर उत्पादक कौशल इनको कहा जाता है। कौन कौन से होते हैं? बोलना और लिखना। बोलना लिखना जो होते हैं ये क्या होते हैं? अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं। जैसे कि वाचन कौशल बोलना को बोल दिया जाता है, और लिखना को लेखन कौशल। और जैसे कि सुनना को बोल देते हैं श्रवण कौशल, और पढ़ना को पठन कौशल। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन से हैं, अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन? इसको देखो ऐसे याद रख सकते हैं, सूबो पाली से, सूबो पाली, सूबो पाली, इसको ऐसे याद रखेंगे, सु बो पा ली। तो सूबो पाली देखो, जहाँ पे पहला वाला जो है ये हो जाएगा ग्रहणात्मक, फिर इसको एक छोड़ देंगे और फिर ये भी हो जाएगा ग्रहणात्मक। तो यहाँ पे इस प्रकार याद रखना है। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में अन्य व्यक्तियों में संप्रेषण स्थापित करने के लिए बोलकर या लिखकर अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करता है, तथा सुनकर या पढ़कर उनके विचारों को ग्रहण करता है। भाषा से संबंधित इन चारों क्रियाओं के प्रयोग करने की क्षमता को भाषा कौशल कहा जाता है। ये जो चारों क्रियाएं हैं इनको क्या है, प्रयोग करने की क्षमता को भाषा कौशल कहा जाता है। और एक पॉइंट ये नोट करना है
कि ये जो चारों कौशल होते हैं एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। एक दूसरे से क्या होते हैं? अंतः संबंधित होते हैं। कोई भी कौशल जरूरी नहीं कि पहले बच्चा पढ़ना सीखे इसके बाद ही बोलना सीखे। कोई बच्चा सुनना पहले सीखे या फिर कोई बच्चा बोलना पहले सीखे, तो इनका क्रम जो है निश्चित नहीं होता। ठीक है, ये चारों क्या होते हैं? अंतः संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब जैसे कि बताया गया है, भाषा शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना या फिर सूचनाएं प्रदान करना मात्र नहीं है, बल्कि भाषा सीखने वालों को उपरोक्त चारों कौशल में दक्ष बनाना है। दक्ष मतलब निपुण बनाना है। श्रवण एवं पठन कौशल, ग्राह्यात्मक कौशल तथा अन्य दो वाचिक एवं लेखन कौशल जो हैं अभिव्यंजनात्मक या फिर अभिव्यक्तात्मक कौशल कहे जाते हैं। देखो अब यहाँ पे ये नया वर्ड यूज हुआ है अभिव्यंजनात्मक, तो इसका मतलब होता है अभिव्यक्तात्मक। श्रवण कौशल कर से तो आप लोगों को पता ही चल गया कि मतलब जो चीज़ें सुनकर ग्रहण की जाती हैं, सुनने के द्वारा जो है निपुणता जो प्राप्त हो, तो वही श्रवण कौशल कहलाती है। अब यहाँ पर जैसे कि बताया गया, इसके माध्यम से छात्र कविता, कहानी, भाषण, वाद विवाद, वार्तालाप आदि का ज्ञान सुनकर ही प्राप्त करता है और उसका अर्थ भी ग्रहण करता है। अब जैसे कि बताया गया है, श्रवण कौशल का शिक्षण में उद्देश्य क्या है? तो श्रुत सामग्री को भली भांति समझकर सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना, छात्रों में भाषा व साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना, छात्रों को साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेने व सुनने के लिए प्रोत्साहित करना, श्रुत साहित्य का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना, धैर्यपूर्वक सुनना, सुनने के शिष्टाचार का पालन करना, ग्रहणशीलता की मन स्थिति बनाए रखना, शब्दों, मुहावरों, उक्तियों का प्रसंगानुकूल भाव अर्थ समझ सकना। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है श्रवण कौशल की शिक्षण विधियाँ। जैसे कि पहली है सस्वर वाचन। छात्र अध्यापक द्वारा किए गए आदर्श वाचन और कक्षा में किसी अन्य छात्र द्वारा किए गए अनुकरण वाचन को ध्यानपूर्वक सुनकर शुद्ध उच्चारण, यति, गति, आरोह अवरोह आदि का ज्ञान प्राप्त करता है। तो सस्वर वाचन में क्या होता है? अध्यापक अपने जो है टीचर द्वारा या फिर अन्य जो उसके साथी होते हैं, तो उनके द्वारा जो अनुकरण वाचन मतलब वाचन का क्या है? नकल करके जो चीज़ें सीखता है, ध्यानपूर्वक सुनकर शुद्ध उच्चारण सीखता है, जिससे क्या क्या उसका विकसित होता है, जैसे कि यति, गति, आरोह अवरोह आदि का ज्ञान प्राप्त करता है। तो यही क्या कहलाता है? सस्वर वाचन कहलाता है। अब यहाँ पे बात की जाए प्रश्नोत्तर विधि की, तो प्रश्नोत्तर विधि वही है जैसे कि कक्ष शिक्षण के दौरान अध्यापक पठित सामग्री को आधार बनाकर छात्रों से प्रश्न पूछता है। जैसे अब यहाँ पे आप लोग पढ़ रहे हैं भाषा कौशल के बारे में। अभी आप लोगों को हमने पढ़ाया कि अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से, ग्रहणात्मक कौशल कौन से। फिर पूछ लिया जाए भी, जैसे कि यहाँ पे पढ़ाते समय पूछ लिया जाए कोई क्वेश्चन आपसे कि बताइए कि ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन से होते हैं, तो यही हो गई प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है? जब टीचर कोई चीज़ पढ़ा रहा होता है बच्चों को, तो बीच बीच में उससे क्वेश्चन भी पूछता जाता है कि बच्चों में क्या है, उसके प्रति रोचकता बनी रहे और बच्चा क्या है, जागरूक बना रहे, चीज़ों को क्या है, ध्यानपूर्वक पढ़े और समझे। छात्रों के उत्तर से इस तथ्य का मूल्यांकन हो जाता है कि छात्रों ने सुनकर विषय वस्तु को ग्रहण किया है या नहीं। पठित सामग्री के आधार पर प्रश्न पूछने से छात्र सावधान भी हो जाएंगे और कक्षा में पढ़ाई गई बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जैसे कि यहाँ पे अब आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, तो जो पिछली चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग अगर क्वेश्चन को बता पा रहे हैं तो इसका मतलब आप लोग सीख रहे हैं, अगर नहीं बता पा रहे हैं तो नहीं सीख रहे हैं। तो क्या है, इस प्रकार एक तरह का मूल्यांकन भी हो जाता है बच्चे का। उसके बाद है कहानी कहना व सुनना विधि। अध्यापक बच्चों को कहानी सुनाए और बाद में उसी कहानी को बच्चों से सुने। इसे पता लग जाएगा कि छात्रों ने कहानी सुनी या नहीं। कहानी के द्वारा बच्चों का ध्यान सुनने की तरफ आकर्षित किया जा सकता है। तो ये तो ऐसे भी इम्पॉर्टेंट नहीं उतना ज़्यादा, लेकिन अगली जो है श्रुत लेख विधि, वेरी इंपॉर्टेंट है श्रुत लेख विधि। अब यहाँ पे देखो बताया गया है, वैसे तो श्रुत लेख लेखन कौशल को विकसित करने का साधन है, परंतु इसकी सहायता से श्रवण कौशल को भी विकसित किया जा सकता है। श्रुत लेख सुनकर लिखना होता है। जो छात्र ध्यान से सुनेगा
वह पूरी सामग्री को लिख लेगा। जो छात्र ध्यान से नहीं सुनेगा उसके लेख के बीच क्या है, शब्द या वाक्यांश छूट जाएंगे। जैसे कि श्रुत लेख विधि में जो बच्चे को क्या है, जब छोटा कोई था तो सुलेख वगैरह बोला जाता था। एक टीचर जो है कहानी के माध्यम से कुछ चीज़ें बोलती रहती है और बच्चे उसको लिखता रहता है, तो ये क्या कहलाता है, श्रुत लेख विधि लिखता है। ये क्या हो जाती है, श्रुत लेख विधि हो जाती है। और जब चीज़ें बच्चा सुनेगा नहीं अच्छी तरीके से तो क्या हो पाएगा, लिख भी नहीं पाएगा। फिर उसके बाद जो उसकी टीचर चेक करती थी उसका मूल्यांकन किया जाता था कि बच्चे ने क्या चीज़ें मतलब लिखी सही से, क्या चीज़ें नहीं लिखी। तो यही क्या होता है, श्रुत लेख विधि होती है, जिसमें चीज़ों को सुनकर अच्छी तरीके से उनको समझा जाता है और लिखा जाता है। तो जैसे कि अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जैसे कि कोई कक्षा 6 की क्या है, शिक्षिका है, अपने छात्रों को वह एक कहानी बोल रही है और बोल कर लिखने को कहती है, तो ये कौन सी विधि के अंतर्गत आएगा, तो यह जाएगा श्रुत लेख विधि के अंतर्गत। उसके बाद अगली है भाषण विधि। भाषण श्रवण कौशल का प्रशिक्षण देने में भी प्रयुक्त किया जाता है। यह मौखिक कौशल को विकसित करने का साधन है, किंतु छात्रों को पहले यह बता दिया जाता है कि भाषण को ध्यान से सुने। भाषण समाप्त के उपरांत उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों के उत्तरों से यह पता चल जाएगा कि छात्रों ने भाषण को ध्यान से सुना अथवा नहीं सुना है। तो ये हमारी जो थी कुछ प्रमुख विधियाँ थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।